नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते ही हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर वीडियो ज़रूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है आपका एंटीबायोटिक। देखिए समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही ये दवाई बनाते हैं, ठीक है जी। और इसका नाम होता है एंटीबायोटिक, यानी बायोटिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है जी। जैविक यानी जीवन, जीव जो होता है उसका उल्टा, यानी उसको मारने वाला एंटीबायोटिक कहलाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी बंद होता है। यानी कि जो लाइकेन होता है, आपने कई बार सुना भी होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का सूचक भी होता है। तो लाइकेन किस किस से मिलके बना होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैवाल और कवक से मिलके बना होता है। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि शैवाल किस प्रकार से दिखते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो शैवाल का है। कुछ शैवाल इस प्रकार से दिखते हैं और कवक कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। कवक को आप फंगस भी कहते हैं और शैवालों को आप एल्गी कहते हैं, ठीक है जी। इसको कहा जाता है फंगस या फंजाई और इसे कहा जाता है एल्गी। और ये जो डायग्राम है ये है लाइकेन का। तो कुछ लाइकेन इस प्रकार से भी दिखते हैं। तो पेड़ों के ऊपर एक काईनुमा आकृति होती है, ये लाइकेन होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो फंगस और एल्गी जो हैं वो किस तरह का व्यवहार रखते हैं? तो यहाँ पर ये सिम्बायोसिस, ठीक है जी, सिम्बायोसिस। फिर से लिख देता हूँ मैं, सिम्बायोसिस, ठीक है जी। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी, ठीक है जी। सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और मिलजुल के अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। ये चालन यानी कंडक्शन विधि के द्वारा इसका संचरण होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझिए, ये हम इस रॉड को गर्म कर रहे हैं, हीट जो है वो इस और आगे बढ़ रही है, और ये चालन विधि द्वारा ये जो है संचरण होता है किसमें? सॉलिड में, किसी भी ठोस पदार्थ में, ठीक है जी। और मैंने बताया था आपका जो एयर होती है या लिक्विड में होता है उसमें संवहन किस द्वारा? संवहन विधि द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की आग जो कि लकड़ी से जली हो, कागज़ से जली हो या किसी ठोस ईंधन जैसे कि कोयला, उससे अगर कोई आग उत्पन्न होती है तो हम उपयोग करते हैं जल अग्निशामक का, यानी हम पानी का प्रयोग करते हैं उसे बुझाने में। और मार्केट में वाटर एक्सटिंग्विशर्स भी मिलते हैं जिससे भी आप आसानी से इन तरह की आग बुझा सकें। पर ध्यान रखिएगा, हर प्रकार की आग बुझाने के लिए आप जल अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि पेट्रोल से जली हुई आग को आप पानी डालकर नहीं बुझा सकते, ठीक है जी। तो कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप ध्यान रख लीजिएगा, कहीं से भी आप डाउनलोड करके पढ़ें। पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी बता देता हूँ, CO2, सॉलिड CO2 जो होती है, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, उसका प्रयोग भी अग्निशामक की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रतिबिंब बिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है।
यानी वे किस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, तो वो वास्तविक यानी कि वो रियल इमेज होती हैं। कैसी इमेज होती हैं? रियल इमेज। थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझें। अगर हम मिरर को लें, जैसे कि कॉनकेव मिरर, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है जी। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करते हैं आयन, ठीक है जी। इस डायग्राम में थोड़ा सा समझें। कॉपर यानी Cu और SO4 यानी सल्फेट मिलके क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट। जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं, किसी विलयन में जाते हैं, तो ये Cu++ और SO4 डबल माइनस के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, और यही जो है प्लस और माइनस आयन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज को या बिजली को एक स्थान से दूसरी स्थान तक लेकर जा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार भी लगा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप साथ साथ वो टॉपिक भी नोट करते जाइए जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो बात आती है ये कौन सा टॉपिक है, तो ये प्रकाश का टॉपिक है, और जो कि आपका मिरर वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। या प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन मान सकते हैं। तो बात की जाए हम किसी भी स्टिक की या किसी भी छड़ की, जब हम इसे पानी में डालते हैं और हमें इसे पानी की ऊपर से देखते हैं तो ये हमें कुछ उठी हुई नज़र आती है। ये इसका कारण क्या होता समझिए। जब कोई रेखा या कोई लाइट कम घनत्व वाले माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर है कम घनत्व वाला माध्यम हवा है, और ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम क्या है? पानी। तब क्या होता है, ये जो लाइट रे जो आ रही है वो सीधी नहीं जाकर थोड़ी सी मतलब मुड़ जाती है, ठीक है जी। थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसी कारण से हमें ये थोड़ी सी उठी हुई नज़र आती है। क्लियर है बात? समझ में आया? ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? पहली बात ध्यान रखिएगा, कवक जो होता है और बैक्टीरिया जो होता है वो जीवित कैसे हैं? जीवित चीज़ें हैं। और जीवित चीज़ें जब भी नाम आएगा तो आप इनके लिए क्या शब्द लगाते हैं? बायो, ठीक है जी। बायो या बायोटिक या बायो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहीं से बन जाएगा, ठीक है जी। आपका आंसर यहीं से बन जाएगा, बायो वीडीसाइड्स। अब वीडीसाइड्स का मतलब क्या होता है? खरपतनाशी को वीडीसाइड्स कहा जाता है। तो ये है खरपतवार, ठीक है जी। और चूंकि ये जीवित चीज़ों से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पर शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? बायो, बायोवीडीसाइड्स। क्लियर है जी। अब बात आती है अगला क्वेश्चन, किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता? जैसे कि हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ब्लड, जिसे हम रक्त भी कहते हैं, और दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है जी। दो होते हैं हमारे यहाँ, ब्लड और लिम्फ। दो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ये नहीं पाया जाता? तो नाम याद रखिएगा आप, हाइड्रा। कुछ इस प्रकार का ये दिखता है हाइड्रा। हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम कोहरा। धूम कोहरा दो चीज़ों से मिलकर बना है, धूम और कोहरे से। इसे इंग्लिश में स्मोक कहा जाता है। किसका मिश्रित रूप है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका धुआं और कोहरे का। धुआं और कोहरा मिला के क्या बनता है? आपका
स्मोक बनता है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए। धुआं और कोहरे को मिला के क्या बनता है? स्मोक। अगला क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्हें सुखाया क्यों जाता है। सुखाया इसलिए जाता है, इस सुखाने के कारण इसमें जो जल है वो एवोपरेट यानी वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है, और उसके वाष्पीकृत होने के कारण इसमें बैक्टीरिया का जो पनपना होता है वो नहीं हो पाता। इसी कारण हम इन्हें धूप में सुखाते हैं, और इस विधि को कहा जाता है निर्जलीकरण, यानी जल को निकाल देना। ठीक है जी, नी मतलब अलग करना, जलीकरण यानी जल को अलग कर देना। देखिए, इस डायग्राम में भी आप समझ पा रहे हैं, निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहा जाता है, अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कई सारे फल और कई प्रकार के चीज़ों को हमने सुखाकर स्टोर किया है। अगला क्वेश्चन है, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव। अब क्वेश्चन आप इस एग्जाम्पल से समझें, गहराई के साथ बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी बीकर में या किसी भी बर्तन में अगर हम जल को भर दें तो जल जो है ये ऊपर पे आप देख पा रहे हैं पानी को ज़्यादा दूरी तक नहीं फेंक पा रहा है, थोड़े नीचे पर थोड़ी ज़्यादा दूरी पर फेंक पा रहा है, और नीचे बहुत ज़्यादा दूरी पर ये पानी को फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। इसी कारण ये जो डैम होते हैं, डैम की बॉल जो दीवार होती है वो ऊपर सकड़ी और नीचे चौड़ी होती है, क्योंकि नीचे पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण आपने एक और भी क्वेश्चन सुना होगा कि जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो समुद्र में ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। यदि वो जाते हैं तो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस को रखते हैं, जिससे कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ने पर जब वो सांस नहीं ले पाएँ तो ये हीलियम गैस जो कि हल्की होती है ये पहले भरी जाती है, ऑक्सीजन इसके बाद भरी जाती है, ताकि वो ऊपर रहे, और ये हल्की गैस होने के कारण इसको हमेशा ऊपर की ओर धकेलती रहे और उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे। क्लियर है जी? तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको इससे रिगार्डिंग बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुखाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इनके होने का कारण होता है वायरस। बहुत ही खतरनाक चीज़ है वायरस, और सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है जी, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं कि वायरस क्या काम करता है। टीवी वालों ने बहुत अच्छा ज्ञान आपको दे रखा है। तो ये छोटा सा डायग्राम भी आप ध्यान रखें वायरस का। क्लियर जी, समझ में आई बातें? अगला क्वेश्चन है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो उसका नाम क्या है? फ्यूज़। फ्यूज़ का तार आप यूज़ करते हैं अपने इक्विपमेंट्स में, जैसे कि इस डायग्राम में आप समझे, इसे हम आम भाषा में कटआउट कहते हैं। कटआउट में ये फ्यूज़ का वायर लगा होता है, जो कि हमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्लाइंसेस हैं उन्हें उड़ने से या ख़राब होने से बचाता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है, फ्यूज़ वायर की क्वालिटी क्या होती है? तो ध्यान रखिए, इसकी क्वालिटी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी गलनांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। बहुत ही लो गलनांक होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी गर्म होकर टूट जाता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, जैसे हमारा फ्रिज, टीवी, वो ख़राब होने से बच जाते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, इसमें रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से ये जैसे ही इसमें से हाई करंट पास होता है ये गर्म हो जाता है, गर्म होके टूट जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? और एक और क्वेश्चन फ्यूज़ वायर से बनता है, जो कि है ये किस 2 धातुओं को मिला के बनता है? SN यानी टिन और PB यानी कि आपका लेड। लेड और टिन को मिला के आपका क्या बनता है? फ्यूज़ वायर। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सकता है। तो ये होता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों में क्या काम करते हैं? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन को, हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम करता है, जिससे कि ये पौधों तक उपलब्ध हो सके। तो इस डायग्राम से आप थोड़ा सा समझें। ये जो जड़ है राइजोबियम, ये जो पौधा है, ये खास तौर पर लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है, दाल प्रजाति के जो पौधे होते हैं खास तौर पर उनमें ये पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो आप सुनते जाइए। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको जड़ों तक ले आता है और जड़ों को इस फॉर्म में उपलब्ध करवा देता है जिसको पेड़ आसानी से ले सकें। अगला क्वेश्चन है, अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम, यानी कि सीधी भाषा में कच्चा जो पेट्रोल होता है, किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत यानी कि रिफाइन किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रभाजी आसवन। ठीक है जी, प्रभाजी आसवन मतलब होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा आपका जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, यानी कि कच्चा जो ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसे कहा जाता है, वो आपका प्यूरिफाई किया जाता है या रिफाइन किया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं पेट्रोल का प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब इसमें क्या किया जाता है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान विधि होती है, कुछ नहीं किया जाता। ये क्रूड ऑयल है, इसे एक बर्तन में लिया जाता है, यहाँ से इसे गर्म किया जाता है। ठीक है जी, गर्म करने पे क्या होता है, जैसे ही हम इसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, मान लीजिए अभी इसका टेम्परेचर हुआ है 150 डिग्री, और जैसे ही 150 डिग्री होगी इसमें पेट्रोल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म होके ऊपर आ जाएगा और इसे हम अलग कर लेंगे। फिर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लीजिए 200 तक हो जाता है, तो इसमें से कैरोसिन बाहर आ जाएगा। 300 डिग्री पर इसमें से डीजल बाहर आ जाएगा और 370 पे उसमें फ्यूल ऑयल, और जो बच जाएगा वो जैसे कि लुब्रिकेंटिंग ऑयल, पैराफिन, एसफाल्ट, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो बड़ी सरल सी विधि होती है आपके पेट्रोल को डिस्टिलेशन करने की। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी इसका वजन बढ़ जाता है, तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये कोई रास्ता है, इसमें एक छोटी सी बॉल है, मान ली 1 kg की है ना, ये आगे लुढ़काई जा रही है। ये रास्ता थोड़ा सा मान लीजिए उबड़ खाबड़ सा है, और एक बॉल है जो कि है 10 kg की। तो इन दोनों पर फ्रिक्शन पर क्या, या आपके घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं, जितना ज़्यादा वजन होगा उतना फ्रिक्शन बल जो होता है आपका, घर्षण बल, वो ज़्यादा लगेगा। ये इस फॉर्मूले से आप समझें, न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर ma, यानी फोर्स, बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब उसका द्रव्यमान गुना उसका त्वरण पे ये डिपेंड करता है। तो यानी अगर मास यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है यानी बल है वो भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर है जी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने डिस्कस करें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो यार दोस्तों कमेंट करो, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लाइक करो या डिसलाइक करो, पर प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें ताकि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में आपके लिए नई वीडियो लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।